नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। हॉकी के जादूगर कराने वाले ध्यानचंद जब नीदरलैंड खेलने गए तब वहां उनकी हॉकी स्टिक तुड़वा कर देखी गई, कहीं उसमें चुंबक तो नहीं है। वही ध्यानचंद जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 के लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी में गोल्ड दिलवाया, वैसी स्थिति अब भारतीय लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी की हो गई है। लगातार चुनाव जीतने के कारण विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, ईवीएम हैक कर लिया गया है। ऐसा ही एक ताजा बयान छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आया है। हालांकि वो अकेले नहीं है ऐसा बयान देने वाले, लेकिन अभी हाल में ही उन्होंने चुनाव हारा है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। 5 साल सत्ता में रहने के बाद स्थिति कैसे हो जाती है, आप उनकी भावभंगिमा को गौर करें और उनके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह से आगे बेवकूफ़ी हो रही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति से कहीं आगे राहुल गांधी क्यों और ज़्यादा मजाक के पात्र बने हुए हैं, किस तरह से देश का मनोरंजन करवा रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। मतलब ये बात नीचे तक चला गया है कि ईवीएम में खेल हो रहा है और हमको शुरू से विश्वास नहीं है। जब प्रधानमंत्री एक अकाउंट हैक हो सकता है तो ईवीएम तो ऐसे खुला पड़ा है, उसको कौन हैक नहीं कर सकता। अब इन्हें कौन समझाए कि इंटरनेट से ईवीएम का कोई कनेक्शन नहीं होता, उसमें ना तो ब्लूटूथ काम करता है और न ही उसे किसी तरह के वाईफाई से मैनेज किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने खुली चुनौती दी थी, महीनों तक आमंत्रित किया था, इनाम की घोषणा भी की थी, लेकिन कोई आया नहीं। अब जब लगातार चुनाव हार जाते हैं तो यही स्थिति होती है जैसे ध्यानचंद जी के साथ नीदरलैंड में हुआ था कि उनकी स्टिक में चुंबक लगा हुआ है। दरअसल हमारे देश में आने वाले समय में जब चुनाव होने वाला है, उसे लेकर जिस तरह से विपक्षी गठबंधन मजाक का पात्र बनते जा रहा है, जिस तरह से विपक्षी एकता तार तार हो रही है, जिस तरह से इंडिया अलायंस से ममता बनर्जी, नीतीश कुमार सरीखे दिग्गज अलग हो गए हैं, वहां कांग्रेस की स्थिति और ज्यादा गजब की हो गई है। वो जब बंगाल जाते हैं तो ममता बनर्जी अलग हो जाती है, बिहार जाते हैं तो नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं। अब उनकी ताजा तस्वीर झारखंड से आई है। वो गए थे देवघर बाबा बैजनाथ के दर्शन करने, उसके बाद सोशल मीडिया के दौर में उनकी पुरानी वीडियो निकाल ली गई जहां वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे जो मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं। इसके बाद बैजनाथ बाबा के दर्शन करके निकले तो लोगों ने उनका क्या हाल किया, ये दोनों ही वीडियो आप गौर से देखें। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं। ऐसे एक नहीं 25 वीडियो उपलब्ध है। राहुल गांधी दरअसल कांग्रेस के लिए नासूर बनते जा रहे हैं, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि लगातार चुनाव हारने के बाद वो काफ़ी ढिठाई के साथ अपने स्थान पर बने हुए हैं। काफ़ी क्षमता है उनमें हार सहने की। लगातार मजाक का पात्र बनने के बावजूद कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है आखिर करे तो क्या करे। कांग्रेस की स्थिति खराब करने के लिए अकेले राहुल गांधी ही नहीं बल्कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जिस तरह का व्यवहार करते हैं पूरा देश देख रहा है। वो अलग बात है कि पहले रिएक्शन नहीं आता था, इंटरनेट की ऐसी स्पीड नहीं हुआ करती थी, सोशल मीडिया का दौर नहीं हुआ करता था। अब लोग क्रिया की प्रतिक्रिया भी करते हैं और तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं। इसे समझने के लिए आप हमारे पीएम नरेंद्र मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे के चंद सेकंड की ये वीडियो गौर से देखें। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ वो तस्वीर बेटी देना चाहती हूँ तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंच जाएगी और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। जो चुप हटो, अगर सुनना है सुनो, नहीं तो गेट आउट, डोंट टॉक दैट। आपको मालूम नहीं होता जो ये मीटिंग चल रही है, एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है और तुम्हारे मुंह में तुमको जो होना वो कहते हैं। अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो अपने जगह को जाओ।
देश में करीब 2.5 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है। 18वीं लोकसभा के लिए जब चुनाव होगा उसका रिजल्ट भी लोगों को लगभग पता है कि किस तरह से भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए 400 से ज्यादा सीट जीतने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जमीनी स्तर पर जो तैयारियां चल रही है उसे समझने के लिए हमें छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक अध्ययन करना होगा, जहां लोकसभा की 11 सीटें हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट काम कर रहा है, जिस तरह की उच्च स्तर की तैयारियां चल रही है, जिस तरह से वहां राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश बैठक ले रहे हैं, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह और प्रदेश के संगठन महामंत्री पवन साय मौजूद थे। ये बैठक की ताजा तस्वीर है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें तब जीती थी जब 4 महीना पहले ही विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह पराजय हुई थी। दिसंबर 2018 में भूपेश बघेल सरकार ने शपथ लिया था, तब विपरीत हालात में भारतीय जनता पार्टी को 11 में से 9 सीटें मिली थी। अब तैयारी 11 में से 11 की है। क्लीन स्वीप का मामला है, इसलिए भूपेश बघेल ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बदले हुए अंदाज में काम कर रही है, वहां मौजूदा सांसदों की अगर टिकट काट दी जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। 2019 में ये प्रयोग सफल रहा था। 2019 के समय भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सांसद थे, यानी जीते हुए 10 सांसदों की भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दी थी। फिलहाल तैयारी कुछ आगे की चल रही है। बस्तर, सरगुजा, कांकेर और रायगढ़ में प्रत्याशी पहले मैदान में उतारे जा सकते हैं, पहले ही नामों की घोषणा की जा सकती है। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि किसकी टिकट काटी जाएगी। दरअसल बदली भारतीय जनता पार्टी कोई मुरब्बत नहीं करती, परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट देने की तैयारी हो रही है। जहां जहां भी शिकायतें मिली है, जो सांसद एक्टिव नहीं है उनके बारे में यह समझा दिया गया है कि किन्हें तैयार किया जाना है, मैदान में कौन से नए खिलाड़ी उतरने वाले हैं। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है छत्तीसगढ़ में, उसमें कुल 12 मंत्री मुख्यमंत्री सहित है, जिसमें 4 ही पुराने हैं, 8 नए चेहरे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नए दौर की भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने नए पदाधिकारी भी बना रही है। छत्तीसगढ़ में जो 4 महामंत्री बनाए गए हैं उन पर भी अगर हम गौर करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि बदले हुए हालात में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव कैसे लड़ने वाली है। आपकी स्क्रीन में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक नियुक्ति का एक पत्र है, जिसमें 8 जो नई नियुक्तियां हुई है उनके नामों को यदि आप गौर करें, संजय श्रीवास्तव जो कि प्रदेश के नए महामंत्री बनाए गए हैं, आरडीए के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। रामजी भारती ये अनुसूचित जाति वर्ग का एक बड़ा चेहरा है, विधायक रह चुके हैं, इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा पहले दिया जा चुका है, लेकिन ये दूसरी पंक्ति के नेता माने जाते हैं। इसी तरह जगदीश रामू रोहरा, इन्हें भी प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। ये पहले प्रदेश मंत्री के दायित्व में थे, संगठन में काफी एक्टिव रहते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं। इसके बाद भरत लाल वर्मा जो प्रदेश के महामंत्री हैं, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, ये डोंगरगांव से चुनाव हार चुके थे। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने इनकी संगठन क्षमता को पहचाना। राजनांदगांव से पहले जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। भरतलाल वर्मा के अलावा विकास रंजन महतो प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। राजा पांडे संभाग प्रभारी बनाए गए सरगुजा के। इसी तरह अनुराग सिंह देव ये भी युवा मोर्चा के पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, संभाग प्रभारी बनाए गए बिलासपुर के। रजनीश कुमार सिंह, इन्हें बेलतरा से टिकट नहीं दी गई थी, पुराने विधायक रह चुके हैं, इन्हें भी बस्तर का संभाग प्रभारी बनाया गया है। यहाँ मैं जिन 8 नामों की चर्चा कर रहा था वो भारतीय जनता पार्टी के दूसरी पंक्ति के एक्टिव नेता थे। अब भारतीय जनता पार्टी नई पीढ़ी को आगे लाना चाह रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बदली हुई रणनीति से नए लोगों को सामने ला रही है, वहाँ विजय शर्मा की चर्चा छत्तीसगढ़ में खूब हो रही है। ये जहाँ जाते हैं लोग इनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, संगठन के महामंत्री रह चुके हैं, लेकिन इनकी जो छवि है आम जनता में काफी लोकप्रिय मानी जाती है। दरअसल विजय शर्मा लोगों से घुलने मिलने के अलावा संगठन के कामों को बखूबी समझते हैं, लोगों का दर्द समझते हैं, मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं। हाल में ही ये बस्तर के दौरे पर थे। अचानक वो भीषण नक्सल प्रभावित क्षेत्र सिलेगढ़ चले गए। वहां गोड़ी हल्बी भाषा में गीत गाते बच्चों ने उनका स्वागत किया। स्कूली ड्रेस में आपको बच्चे नजर आ रहे होंगे। गृह मंत्री के रूप में विजय शर्मा जिस तरह से जवानों का हौसला बढ़ाते हैं, जिस तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाते हैं, जिस तरह
से कवर्धा की जिहादी मानसिकता को कुचलने का काम कर रहे हैं, वहां विजय शर्मा एक लोकप्रिय युवा चेहरा बने हुए हैं। जहां विकास का कैंप पहुंचा वहां आसपास के गांव में सभी को प्रधानमंत्री आवास, सभी को घर का 500 यूनिट बिजली फ्री, टीवी सेट और डीटीएच यह भी दिया जाएगा। बदले हुए हालात में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में जिस तरह से युवा लोगों को सामने लाने का काम किया है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव है, जो तीसरी पंक्ति में बैठे थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। जिस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकल कर आए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे ही पूरे देश भर में अब नए लोगों को सामने लाने का मौका है। भारतीय जनता पार्टी की इस नई रणनीति के आगे विपक्षी गठबंधन पस्त नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से तैयारियां चल रही है, वहां हमें समझना होगा, चुनाव को अभी 2.5 महीना बाकी है, लेकिन अभी से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने माइक्रो मैनेजमेंट को काफी मजबूत बनाने की कोशिश की है। 3 क्लस्टर बनाए गए हैं जिसमें अलग अलग लोकसभा क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए ढेर सारे कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। मैं चंद सेकंड में उन कार्यक्रमों की जानकारी दूंगा, उसके बाद देश में हालात खराब करने में लगी जिहादी मानसिकता की हरकतों पर भी हम चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी छत्तीसगढ़ भाजपा ने 7 से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान के अलावा 1 से 12 फरवरी तक स्व सहायता समूह संपर्क योजना और उसके बाद 25 फरवरी से 5 मार्च तक लाभार्थी संपर्क योजना का कार्यक्रम तय किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लाभार्थियों को जोड़ने के अलावा महिला स्व सहायता समूह से भी संपर्क किया जाएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे कोई चर्चित मुद्दा है तो वह है महतारी वंदन योजना। ये मास्टर स्ट्रोक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद लाभकारी हुआ, जब विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिंबल लगे हुए महतारी योजना के फॉर्म बांटने शुरू किए। कांग्रेस के पास इसकी कोई काट नहीं थी। फिलहाल महिला दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी इसे प्रारंभ करने जा रही है। इसके पहले 5 से 20 फरवरी तक महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरवाए जाएंगे, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होंगे। प्रत्येक महिला को 1,000 रुपए मिलेगा। ऐसी योजना के अलावा जो 3 क्लस्टर बनाए गए हैं संगठन को मजबूती देने के लिए, उनमें से पहला बस्तर आता है, जिसमें बस्तर, कांकेर और महासमुंद की लोकसभा सीटें आती है, जिसके लिए प्रभारी अजय चंद्राकर, विक्रम उसेंडी और यशवंत जैन को बनाया गया है। इसके बाद दूसरा क्लस्टर रायपुर आता है, जिसमें दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और जांजगीर चांपा की लोकसभा सीटें आती है, जिसके लिए पूर्व मंत्री राजेश मूणत के अलावा मधुसूदन यादव और राजीव अग्रवाल को प्रभारी और सह-प्रभारी बनाया गया है। इसके बाद बिलासपुर क्लस्टर आता है, जिसमें बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ की लोकसभा सीटें आती है, जिसमें पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के अलावा राम सेवक पैकरा और कृष्ण राय को शामिल किया गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी का यह उदाहरण सिर्फ छत्तीसगढ़ का है, ऐसी तैयारी पूरे देश भर में चल रही है। दरअसल बदले हुए हालात में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से एक के बाद एक आशातीत सफलता मिल रही है, वहां पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए को 2024 में 400 से ज्यादा सीटें मिले। इसका संकेत 22 जनवरी के बाद से मिलने भी लग गया है। दरअसल जिस तरह से अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थल पर मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरे देश ने देखा और जनता स्वस्फूर्त सड़कों पर निकल आई। अनेक मुस्लिम समाज के लोगों ने इसका समर्थन किया, लेकिन कुछ मुस्लिम धर्मगुरु किस तरह से देश का माहौल खराब करने में लगे हैं। यूपी के इस्लामिक धर्मगुरु तौकीर रजा ने अपनी जिहादी मानसिकता को किस तरह से प्रकट किया है, उसे भी आपको गौर करना चाहिए, जहां वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे सब्र के कारण भारत में अमन कायम है। मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। दरअसल तौकीर रजा जैसे मौलाना अच्छी तरह जानते हैं कि अब देश की जनता जाग गई है। वो जहां जहां पुराने मंदिर थे उन्हें तोड़कर मस्जिद बनाया गया, उन्हें भी अब हटाने की मांग कर रही है। दिल्ली का कुतुब मीनार हो या पश्चिम बंगाल का अदीना मंदिर, अहमदाबाद का भद्रकाली मंदिर, जिन्हें तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, ऐसी तमाम जगहों को जहां पर पुराने मंदिर थे उन्हें वापस से स्थापित करने की मांग उठ रही है और भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदूवादी संगठन उन मांगों के साथ हम कदम हैं।
ऐसी जिहादी मानसिकता को खाद पानी कहां से मिलता है, ये देश की जनता भी खूब समझ रही है। जिस तरह से देश में बदले हुए हालात हैं, वहां हिंदू राष्ट्र की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। लोग अब प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया में युवा पीढ़ी इतिहास को भली प्रकार से समझने लगी है कि किस तरह से जब हमारे देश का संविधान बना तो उसके प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम और उनके दरबार की तस्वीर थी। ऐसी ही तस्वीरों से आगे हमें समझना होगा कि जब देश का बंटवारा धर्म और मजहब के आधार पर हुआ तो देश की जनता की अगर मांग है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने तो इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र बना और जबकि भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द को इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय 1976 में जबरदस्ती ठूस दिया, जिस वक्त विपक्ष और समूचा मीडिया जेल में था, चुपचाप उन्होंने ये जो महापाप किया उसे बदलने की आवाज उठ रही है। बदले हुए हालात में समीक्षा भी होनी चाहिए कि इसमें सच क्या है। वैसे ही जैसे काशी में ज्ञानवापी का फैसला आया, वहां पूजा की छूट मिली, वहां अवैध कब्जे हटाए गए, वहां जहां मस्जिद थी ही नहीं, जबरदस्ती इस्लामिक आक्रांता मुगल शासक औरंगजेब और उसके बाद के नुमाइंदों ने लगातार हिंदू मंदिर और हिंदू आस्था पर प्रहार किया, सनातन पर चोट की। लगातार अब मांगे उठ रही है। काशी के बाद अब बारी मथुरा की है और देश के ऐसे तमाम मंदिर जो कि गुलामी के प्रतीक थे, जो कि इस्लामिक आक्रांताओं के शिकार हुए थे, ऐसे मंदिरों को तोड़कर जहां जहां कथित रूप से मस्जिद बनाई गई है, अब उन्हें हटाने का वक्त आ चुका है। बदले हुए हालात में कुछ नई तस्वीरें हमें देखनी होगी, किस तरह से देश का आम जनमानस परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वायुरिति भस्म जलमिति भस्म व्योमेति भस्म मन एतानि। यदि आप चाहते हैं कि देश में सनातन की एकता मजबूत रहे, धर्म के माध्यम से हम मानवता की सेवा कर सकें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि राजबोध आपका अपना जनमंच है। तो आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।